हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार गोस्वामी राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को दिव्यांगता का प्रकार RPDW एक्ट में कितनी प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। इसके पहले के चैप्टर को पिछले दिनों में बताया हुआ था और आज इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी दिव्यांगता है जिसको भारत सरकार द्वारा जो 1995 में PWD एक्ट लागू हुआ था उसमें संशोधन किया गया और RPDW एक्ट राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट जिसका नाम दिया गया कि दिव्यांगजनों का ये अधिकार है। आप लोगों ने सुना होगा कि इससे पहले 2010 में RTE राइट टू एजुकेशन सभी जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना, चाहे निजी स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो। निजी स्कूलों में भी जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको 25% रिजर्वेशन दिया गया है कि निजी स्कूल 25% गरीब बच्चों को एडमिशन लेंगे जिनकी शिक्षा निःशुल्क होगी। तो 2016 में उस एक्ट का संशोधन किया गया तो बहुत प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया, कुछ बीमारियों को शामिल किया गया। इसमें टोटल 21 प्रकार की दिव्यांगता को 21 प्रकार की दिव्यांगता को इसमें शामिल किया गया। तो सबसे पहले क्या है, लोकोमोटर दिव्यांगता। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति, सेरेब्रल पल्सी, बौनापन, मांसपेशीय दुर्विकास, एसिड अटैक पीड़ित। इसके अंतर्गत 5 प्रकार की दिव्यांगता आती है। इस दिव्यांगता को लोकोमोटर यानी कि अस्थियों में या ऊतकों में कोई दुर्विकार होता है, उसका विकास रुक जाता है, जैसे बौनापन है या मांसपेशी का विकास नहीं होता है, उसमें हाथ या पैर पतला हो जाता है, जिसमें व्यक्ति की सामान्य काम करने की क्षमता कम हो जाती है। सेरेब्रल पल्सी में वो मस्तिष्क पक्षाघात है। और कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति भी इसमें शामिल किया गया है। और नया जोड़ा गया एसिड अटैक पीड़ित। हमारे देश में एसिड अटैक की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं, पहले ये नहीं होती थी। अभी कुछ व्यक्ति निजी दुश्मनी के चलते या अन्य कारणों के चलते किसी पे एसिड अटैक करते हैं, तो उस प्रकार के जो पीड़ित होते हैं उनको भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। और दिव्यांगता से मिलने वाली जो सभी लाभ हैं उन व्यक्तियों को भी अब मिल पाता है। इसके आगे है दृश्य हानि। दृश्य हानि में भी 2 तरह का हो जाता है, अंधापन और कम दृष्टि। अंधापन जो है पूर्ण दृष्टि बाधित जिसको कहा जाता है, विजुअल इम्पेयरमेंट। और कम दृष्टि हानि यानी कि LVI, लो विजन उनका होता है। श्रवण दोष में बहरा होता है और सुनने बोलने में कठिनाई होता है। वाक एवं भाषा दिव्यांगता होती है। श्रवण दोष में 2 और
स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। आईडीडी में होता है दो तरह का, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम दिव्यांगता, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी और एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उसके आगे है मानसिक बीमारी, जो मेंटल इलनेस होते हैं उनको भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन रोग, इनको भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। रक्त विकार से ग्रसित हीमोफीलिया, थैलीसीमिया या सिकल सेल रोग से ग्रसित व्यक्तियों को भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। बहुविकलांगता यानी मल्टी डिसेबिलिटी, मल्टी डिसेबिलिटी में क्या होता है कि एक से अधिक दिव्यांगता जब होती है किसी व्यक्ति में, यानी दो या दो से अधिक दिव्यांगता एक साथ किसी बच्चों में, किसी व्यक्ति में होती है तो उनको बहुदिव्यांगता कहा जाता है। मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा उच्च सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभ प्रदान किए गए हैं। 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच के मानक दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार रहेगा। 6 से 18 साल, सामान्य बच्चों को 6 से 14 साल रखा गया है और दिव्यांग बच्चों को 6 से 18 साल रखा गया है, इसलिए कि इनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि अपनी बीमारियों के चलते जिनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, मानसिक विकास नहीं हो पाता है, वो ज्यादा उम्र में उनका पढ़ाई स्टार्ट होता है, तो इसलिए इनको 6 से 18 साल तक रखा गया है। मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटों में 5% आरक्षण होगा। सार्वजनिक भवनों में निर्धारित समय सीमा में पहुंच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। सरकारी और निजी जो भवनें हैं, चाहे सरकारी हो या निजी हो, जहां पे पब्लिक प्लेस से रिलेटेड काम होता है, जैसे आधार कार्ड एनरोलमेंट, आधार कार्ड एनरोलमेंट होता है निजी जगहों पर भी, तो वहां पर ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि दिव्यांग व्यक्ति आसानी से वहां पर पहुंच सके। अधिनियम में जिला न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा नामित किसी पदाधिकारी द्वारा संरक्षकता प्रदान करने का प्रावधान है, जिसके तहत संरक्षक और दिव्यांग व्यक्तियों के बीच संयुक्त निर्णय लिया जाएगा। नीति निर्माण निकायों के रूप में दिव्यांगता पर व्यापक केंद्रीय एवं राज्य सलाहकार बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। इनमें मुख्य क्या है, दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय और दिव्यांगजन राज्य आयुक्त कार्यालय को मजबूत करने का प्रावधान है। एक केंद्रीय आयुक्त कार्यालय होगा और दूसरा राज्य आयुक्त कार्यालय होगा। दोनों आपस में मिलजुल करके ये शिकायत निवारण एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे। दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि का सृजन किया जाएगा। अधिनियम में दिव्यांग व्यक्तियों के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। दिव्यांगजनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय नामित किए जाएंगे। दिव्यांगता के असंख्य प्रकार है जो किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें से कुछ स्थितियां दूसरों की तुलना में अधिक सामान्य है। सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों को दिव्यांगता लाभ प्रदान करने के लिए दिव्यांगता के कुछ प्रकारों को मान्यता दी गई है। अक्सर लोग आश्चर्य करते हैं कि कौन सी दिव्यांगता स्थितियां अधिक प्रचलित है। यहाँ भारत के RPWD एक्ट 2016 के तहत पहचानी गई
21 दिव्यांगता की सूची दी गई है, जो जिसमें क्या क्या है? अंधापन है। अंधापन यानी पूर्ण दृष्टि बाधित, जिसको अंधेरे और उजाला से कोई फर्क ना हो, दिन और रात वो महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उजाला रोशनी जो होती है, सूर्योदय होता है या रात होती है, इनसे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि पूर्ण रूप से बाधित होती है। दूसरा है अल्प दृष्टि। इसमें दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 से अधिक न हो और 20/60 से कम न हो, या 3/60 का होना चाहिए। दृष्टि क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम से लेकर 10 डिग्री तक का कोण बनाता हो। इससे अधिक दिखाई देगा तो वो व्यक्ति लो विजन में नहीं माना जाएगा। कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, जिसे हैंसेन रोग HT के नाम से जाना जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला जो संक्रामक रोग है, यह मुख्य रूप से हमारी त्वचा को, परिधीय तंत्रिकाओं को, ऊपरी श्वसन पथ की म्यूकोसल सतहों को और आंखों को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग सभी उम्र में हो सकता है, यह बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक होता है। एम लेप्रिया के संपर्क में आने वाले लगभग 95% रोगों में यह रोग विकसित नहीं होता। श्रवण दोष में क्या है? आंशिक या पूर्ण अक्षमता। यह एक दिव्यांगता है जिसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सा? बहरापन और कम सुनना। बधिर का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिनके दोनों कानों में वाणी आवृत्ति में 70 डेसिबल श्रवण हानि है। और श्रवण कठिनाई क्या है? जिसके दोनों कानों में वाक आवृत्तियों में 60 डेसिबल से 70 डेसिबल तक श्रवण हानि होती है। एक में 70 डेसिबल तक श्रवण हानि होती है और दूसरा में 60 से 70 तक होती है। ये दोनों में डिफरेंसेस है। लोकोमोटिव दिव्यांगता क्या है? सख्ती से कहे तो लोकोमोटिव दिव्यांगता का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी, यानी कि पैरों में दिव्यांगता। लेकिन सामान्य तौर पर इसे हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से जुड़ी दिव्यांगता के रूप में लिया जाता है। व्यक्ति की हरकतों जैसे चलना, हाथ में चीज उठाना या पकड़ना, इनमें समस्या होती है। व्यक्ति किसी वस्तु को हाथ में उठाता है, या बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कमर में रीढ़ की हड्डी जो होती है, बैकबोन होती है, कमजोर होती है, वो चलने फिरने में सामान्य व्यक्तियों जैसे नहीं होते हैं। बौनापन क्या है? यह एक वृद्धि संबंधी विकार है जिसमें शरीर की ऊंचाई, बौनापन के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जिन बच्चों को ऊंचाई जो है वो सामान्य से कम होती है, उनमें वृद्धि सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा काफी कम होती है। उनके हाथ पैर होते हैं लेकिन छोटे छोटे अंग होते हैं। बौद्धिक दिव्यांगता, इसको मानसिक मंदता के रूप में भी जाना जाता है। एक ऐसी स्थिति है जो बौद्धिक कार्य प्रणाली और अनुकूली व्यवहार, जो दैनिक सामाजिक और व्यवहारिक कौशलों की एक श्रृंखला को कवर करती है। बौद्धिक दिव्यांगता और मानसिक बीमारी, ये यहाँ पे दोनों एक साथ है, दोनों 2 चीज हैं। कहीं से आप लोग दोनों को एक मत समझ लीजिएगा कि बौद्धिक दिव्यांगता और मानसिक इलनेस, मेंटल इलनेस एक ही है। ये दोनों 2 अलग अलग चीजें हैं। बौद्धिक दिव्यांगता 4 तरह की होती है। इसको 4 श्रेणी में अलग अलग बांटा गया है: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। यह सामान्य तौर पर बच्चों में होती है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों में यह बीमारी होती है। जबकि मेंटल इलनेस होता है, यह उम्र के किसी भी पड़ाव में हो सकता है।
इसके लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है, जबकि बौद्धिक दिव्यांगता जब भी होगी 18 साल से कम उम्र के बच्चों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाएगी। उनकी कार्य क्षमता कम होती है जिनकी बौद्धिक दिव्यांगता होती है, क्योंकि उनका मस्तिष्क का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, उनका आईक्यू लेवल काफी कम होता है। तो ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, जिसको ASD कहा जाता है, यह एक न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक विकार है जो संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। ऑटिज्म का निदान किसी उम्र में किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसे विकासात्मक विकार कहा जाता है, क्योंकि लक्षण आमतौर पर जीवन के पहले 2 वर्षों में दिखाई देने लग जाते हैं। ऑटिज्म से प्रभावित जो बच्चे होते हैं उनका विकार उम्र के 2 वर्षों में पता चल जाता है। ऑटिज्म प्रभावित व्यक्ति के समग्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वैसे बच्चे अन्य बच्चों के साथ खेलने में परेशानी महसूस करेंगे। वैसे सामान्य तौर पर कोई बच्चा कहीं पर भी घुल मिल जाता है, लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो बच्चे ग्रसित होंगे वो अकेला में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। वो आमतौर पर सामाजिक रूप से और भावनात्मक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से कमजोर होते हैं। सेरेब्रल पल्सी क्या है? सेरेब्रल पल्सी एक शारीरिक अक्षमता वाली स्थिति है जिसमें मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने के कारण मांसपेशियों का समन्वय बिगड़ जाता है। हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। यह बच्चे के जन्म के समय या उससे पहले होता है। सेरेब्रल पल्सी एक प्रगतिशील स्थिति नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह समय के साथ खराब नहीं होती है। हालांकि मांसपेशियों के उपयोग में कमी के समय के साथ दिव्यांगता की सीमा बढ़ सकती है। वर्तमान में इस स्थिति के लिए कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार सेरेब्रल पल्सी जो है वो लाइलाज बीमारी होती है। बच्चों का हाथ पैर टेढ़ा हो जाता है, उनका आवाज साफ नहीं होता है। इन बच्चों में सामान्य तौर पर दौरे पड़ने की संभावना ज्यादा होती है। मिर्गी आना भी उनका एक लक्षण होता है। क्योंकि मस्तिष्क का विकास पूर्ण रूप से नहीं होने के चलते इसको कहा जाता है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात हिंदी में। यानी कि यह एक तरह से जैसे लकवा की बीमारी होती है, हमारे किसी अंग को प्रभावित करती है, उसी तरह से यह मस्तिष्क को पक्षाघात कर देता है। यह बीमारी बच्चा जब पेट में रहता है तब भी संभावना इसकी हो जाती है, ज्यादा चांसेस इसके रहते हैं। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया, पार्किंसन रोग, डिस्टोनिया, ALS, हंटिंगटन रोग, न्यूरोमस्कुलर रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मिर्गी और स्ट्रोक, ये 9 प्रकार के न्यूरोलॉजिकल स्थितियां हैं जिनको भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता क्या है? स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता अक्षम करने वाली स्थितियों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति की सुनने, सोचने, बोलने, लिखने, वर्तनी या गणितीय गणना की क्षमता को बाधित कर देती है। जैसे सामान्य बच्चा जो होता है, सामान्य तौर पर कैसे वो प्रतिक्रिया देता है? हम क्या है, अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, वो डेटा हमारे मस्तिष्क में जाता है, मस्तिष्क इसको कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट करने के बाद हम सोचते हैं, समझते हैं।
किसी भी स्थिति को, मान ले रहे हैं हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, सामने हमें एक 5 फीट का गड्ढा दिखाई देगा, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे आंख देखेगी, आंख देखने के बाद वो सूचना कहाँ पहुंचाएगी? मस्तिष्क के पास पहुंचाएगी। मस्तिष्क में सूचना जाने के बाद हम सोचेंगे कि क्या हम इसको पार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और हमारा मन कहेगा कि नहीं ये हम कर सकते हैं, तो पार करेंगे। तो ये हमारी सोचने समझने की क्षमता है। तो वैसे ही वो क्षमता कम हो जाती है। इस स्पेक्ट्रम से, इस डिसेबिलिटी से जो बच्चे ग्रसित होते हैं, उनमें पढ़ने लिखने की क्षमता जो है वो काफी कम हो जाती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करती है, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? इसमें 9 तरह का दिखाया गया है। न्यूरोमस्कुलर रोग, हंटिंगटन रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मिर्गी, ये सब। इसमें जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, उस पर हमला किया जाता है, जिससे हमारा मस्तिष्क और रीढ़ का हड्डी कमजोर हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप न्यूरॉन्स पर माइलिन म्यान क्षतिग्रस्त हो जाता है। यह तंत्रिका तंतुओं को उजागर करता है और तंत्रिकाओं के माध्यम से सूचना प्रवाह में समस्याएं पैदा करता है। समय के साथ एमएस तंत्रिकाओं को अस्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। वाणी और भाषा दिव्यांगता। वाणी और भाषा दिव्यांगता क्या है? स्वर यंत्र उच्छेदन या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न स्थायी विकलांगता, जो जैविक या तंत्रिका संबंधी कारणों से होती है, वाणी और भाषा के एक से अधिक घटकों को प्रभावित करती है। थैलीसीमिया क्या है? यह थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, ये सब रक्त विकार हैं, रक्त से संबंधित रोग हैं। थैलीसीमिया क्या है? एक आनुवंशिक रूप से विरासत में मिला रक्त विकार है, जो कम या असामान्य हीमोग्लोबिन के उत्पादन की विशेषता है। जैसा कि हम जानते हैं, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। और थैलीसीमिया एक तरह से लगभग आनुवंशिक बीमारी है, जो बच्चों में उसके माँ बाप से वो बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन को चारों ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार है। थैलीसीमिया के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, जिससे एनीमिया होता है। हमारे शरीर में जब लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी तो ब्लड की कमी हो जाएगी और हमारा शरीर जो है वह निमोनिया से ग्रसित हो जाएगा। एनीमिया के परिणाम स्वरूप थैलीसीमिया से प्रभावित व्यक्ति की त्वचा जो है वो पीली हो जाती है, थकान होती है, पेशाब का रंग उसका गहरा पीला हो जाता है। तो ये थैलीसीमिया नामक बीमारी है। हीमोफीलिया क्या है? जिसमें रक्त में थक्का जमने का, जैसे हमारा ब्लड कहीं पर गिरता है या हमारा कहीं से अंग थोड़ा सा कट पिट जाता है, तो कटने के बाद जैसे वो वायु के संपर्क में आता है तो वहां पे थक्का बनता है, और थक्का बनता है तभी वो ब्लड रुकता है। नहीं तो थक्का नहीं बनेगा तो लगातार हमारे शरीर से ब्लड गिरते जाएगा। जहां पे कटता है किसी अंग में तो वायु के प्रभाव में आता है तो वहां पे थक्का जम जाता है।
थक्का जम जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन वहीं से बंद हो जाता है। तो हीमोफीलिया जो है वह थक्का बनने वाली जो प्रोटीन है हमारे ब्लड में, उसकी कमी हो जाती है। और उसकी जब कमी होगी तो कहीं पर हमें चोट वगैरह लगेगा तो सामान्य से अधिक ब्लीडिंग होगा। हीमोफीलिया लगभग हमेशा पुरुषों में होता है और उन्हें अपनी माताओं से मिलता है। यह बीमारी क्या है? जो पुरुषों में होने वाली बीमारियां हैं, इसमें महिलाएं बहुत ही कम प्रभावित होती है। और पुरुषों में यह बीमारी आता है कहां से? उनकी मां से। सिकल सेल रोग क्या है? यह रक्त विकारों का एक समूह है। हीमोफीलिया और थैलीसीमिया तो एक एक था, एक कमी था। इसमें थक्का जमने का प्रोटीन का कमी होता है और उसमें लाल रक्त कोशिका जो होती है उसकी कमी होती है। लेकिन सिकल सेल रोग में क्या होता है कि ये विकारों का एक समूह, जिसको आरबीसी कहा जाता है, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो दरांती के आकार की हो जाती है। जैसे हम किसी चीज को काटने के लिए हंसिया या दरांती का उपयोग करते हैं तो हमारे ब्लड में लाल रक्त कोशिका जो होती है वह उसी के आकार की हो जाती है और विकृत होकर के वो टूटने लग जाती है। वो टूटती है तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ब्लड द्वारा ही पहुंचाया जाता है। तो हमारे शरीर में जो ब्लड है वो हमेशा दौड़ते रहता है। तो यह जब रोग हो जाता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचने की क्षमता कम हो जाती है। यह भी एक आनुवंशिक रूप से पैदा हुई बीमारी है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। वह प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बांधता है और शरीर के सब हिस्सों में पहुंचाता है। ये बीमारी जब हो जाती है सिकल सेल रोग, तो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंचता है। बधिर, अंधापन सहित बहुविकलांगताएं। बहुविकलांगता क्या है? एक से दो या दो से अधिक दिव्यांगता। जब दो या दो से अधिक, जैसे सेरेब्रल पल्सी वाले ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनको आईडीडी यानी बौद्धिक दिव्यांगता होने की संभावना ज्यादा रहती है। या कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो VI हैं और HIV हैं, या LVI हैं और HIV हैं, या मल्टी डिसेबिलिटी है और VIP है। ये दो या दो से अधिक दिव्यांगता जो है, उनके हाथ पैर में विकार है और उनमें HI हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो गया या विजुअल इम्पेयरमेंट भी हो गया, हाथ पैर से भी दिव्यांग और VI भी हो गए, तो उस स्थिति को मल्टी डिसेबिलिटी कहा जाता है। एसिड अटैक पीड़ित तो आप जानते ही हैं कि किसी व्यक्ति पर एसिड फेंक दिया जाता है तो उसका शरीर का वो हिस्सा जल जाता है और वो हिस्सा जलने के कारण उनकी बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। त्वचा सिकुड़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन उस हिस्से का त्वचा सिकुड़ने के चलते कम हो जाता है, उनके चमड़ी जलने जैसा यानी कि सफेद जैसा हो जाता है। तो उनका अंग आंखों पे अगर चेहरे पे पड़ जाता है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। इतना खतरनाक होता है एसिड, लेकिन फिर भी लोग फेंक रहे हैं हमारे देशों में। ये सब अटैक बढ़ा हुआ है, तो इसको भी डिसेबिलिटी के श्रेणी में रखा गया है। और पार्किंसन रोग है। पार्किंसन रोग क्या है? यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकार है जो शरीर को प्रभावित करता है। शरीर में कंपन और अकड़न होती है
और समय के साथ यह स्थिति खराब होती जाती है। वर्तमान में इसका कोई इलाज नहीं है। भारत सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में आधिकारिक संचार में बेंचमार्क दिव्यांगता शब्द का अक्सर उपयोग करती है। यानी कि बेंचमार्क दिव्यांगता क्या है? जो इस 21 गो श्रेणी के अंतर्गत आता है उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहा जाता है। और इसी डिसेबिलिटी को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 RPWD एक्ट 2016 इसका नाम दिया गया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भी अक्सर अपने नौकरी रिक्ति विज्ञापनों में इसका उपयोग करता है, जहां दिव्यांग लोगों के लिए जो सीटें आरक्षित होती हैं 4%, यूपीएससी, बैंकिंग सेवा, नीट की परीक्षा, नेट का परीक्षा, इन सारे एग्जाम्स में भी इस शब्द का उल्लेख मिलता है। यानी कि बेंचमार्क दिव्यांगता। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि बेंचमार्क दिव्यांगता क्या है। तो इसके बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। आज रहा ये जो 21 प्रकार की दिव्यांगता क्या है। भारत सरकार का RPWD एक्ट में इस एक्ट की और सारी भी खूबियां हैं जो आगे आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी। ये बेसिकली टॉपिक है जहां पर इस एक्ट में 21 प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया है और कौन कौन सी दिव्यांगता है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि डिसेबिलिटी से जुड़ी हुई जो सरकार का एक्ट है कब किस समय में लागू हुआ, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग इस क्षेत्र में, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में आए हुए हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को विशेष शिक्षा में दिव्यांगता के बारे में पूरी तरह से व्यापक रूप से अध्ययन करना होगा। दिव्यांगता क्या है, तभी आप इसके बारे में, और ये नहीं कि आप HIV या IDD में किसी एक में एडमिशन, किसी एक फैकल्टी में एडमिशन है तो ऐसा नहीं है कि IDD में है। IDD के बारे में आपको व्यापक रूप से जानना होगा, उसका टीचिंग स्किल्स सीखना होगा, लेकिन दिव्यांगता क्या है, कौन सी है, सब के बारे में बेसिकली आपका नॉलेज होना जरूरी है और एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो इसके आगे आज जो पढ़ाई हुआ इसका क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। पहले ही बताया गया है कि जितना पढ़ाया जाता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया जाता है ताकि एग्जाम्स में आप लोगों के लिए अच्छा रहे, उसकी तैयारी कर सके समय के साथ साथ। अभी आप लोगों का एडमिशन हुआ है तो इसको ध्यान से देखिएगा, इस पे टाइम दीजिएगा तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो सकता है। पढ़ाई के साथ साथ ये वीडियोस आपको, आपके पास एक डेटा है, जब आप इसको चाहेंगे इसको खोल सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखते रहिए। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि PWD एक्ट, दिव्यांग व्यक्तियों का एक्ट क्या है, लेकिन यहाँ पे RPWD एक्ट किया गया है, उनका अधिकार जोड़ा गया है। 1995, 2005, 2016 और 2020 इसका आंसर होगा आपको
1995 है, लेकिन 1995 में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नहीं था, दिव्यांग व्यक्तियों का अधिनियम था। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, 2016 में ये एक पारित हुआ। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगता की कुल कितनी श्रेणियां निर्धारित की गई हैं? तो अभी आप लोग पढ़े हैं इसके बारे में, कितना है दिव्यांगता, कितना भी बताए हम, 7, 14, 21 और 30। और इसका सही आंसर होगा 21। 21 प्रकार के दिव्यांगता को शामिल किया गया है। दिव्यांगता अधिनियम के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार किसे है? जिला अधिकारी, मेडिकल बोर्ड, पंचायत समिति या न्यायालय। दिव्यांगता प्रमाण पत्र कौन जारी कर सकता है? जिला अधिकारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिला अधिकारी को नहीं पता है, तो उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड होता है जिसमें विभिन्न डॉक्टर्स होते हैं, एक डॉक्टर नहीं होते हैं। या कुछ डिसेबिलिटी ऐसी है जिनको स्पेशलाइज रेफर किया जाता है, जैसे HI या IDD है, उसका असेसमेंट किया जाता है। क्योंकि दिव्यांगता में भी है 40% से आपको कम दिव्यांगता प्रमाण पत्र मिलेगा तो आप किसी भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकते हैं। मिनिमम 40% दिव्यांग होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सार्वजनिक स्थानों को किस अवधि के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाना अनिवार्य है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 7 वर्ष। 2016 में दिया गया था कि जो भी बिल्डिंग्स हैं या जहां जहां भी जिस जगह पर जिस प्लेस में स्कूल कॉलेज जो भी हैं 5 वर्ष का समय दिया गया था कि 5 वर्ष के भीतर आप लोग उसको ठीक कर लीजिए। दिव्यांगता अधिनियम 2016 के तहत सरकार द्वारा किस योजना का प्रावधान है ताकि विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्राप्त हों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दिव्यांग सशक्तिकरण योजना, दिव्यांग समावेशन योजना या दिव्यांग अधिकार योजना? तो इसके लिए दिव्यांग सशक्तिकरण योजना चलाया गया। इस योजना में प्रावधान है कि शिक्षा और रोजगार के अवसर डिसेबल्ड लोगों के लिए प्रदान किए जाएं। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत कौन सी धारा दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को निषिद्ध करती है? धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6? तो इस अधिनियम में धारा 3 जो है वो डिसेबल्ड व्यक्तियों के प्रति हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, वो धारा निषिद्ध करती है। दिव्यांगता अधिनियम 2016 के तहत किस प्रकार की दिव्यांगता को मानसिक दिव्यांगता के रूप में मान्यता दी गई है? तो कौन सी दिव्यांगता हुआ? दृष्टि दिव्यांगता, श्रवण या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटी या हड्डी संबंधी दिव्यांगता? तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को रखा गया। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत विशेष शिक्षा का प्रावधान किस आयु वर्ग के लिए है?
3 वर्ष से 6 वर्ष, 6 वर्ष से 18 वर्ष, 18 से 25 या 25 से 35। अभी आप लोगों को हम बताए कितना, ऑप्शन बी 6 से 18। दिव्यांगता अधिनियम 2016 के तहत कितने प्रतिशत सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है? 1%, 2%, 3% या 4%? इसका सही उत्तर है 4%। 1995 में 3% दिया गया था, लेकिन उसको 1% बढ़ा करके 4% किया गया है अभी 2016 में। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या निजी संगठन? तो वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान राज्य सरकार को दिया गया है। तो यह रहा 2016 एक्ट, RPWD एक्ट से संबंधित जो क्वेश्चन थे, बहुत सटीक और आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल। तो आज के चैप्टर में बस इतना। ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। जहां नहीं समझ में आए आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।